लेक्चर नंबर 18 स्टार्ट करेंगे। इसमें हम इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 3 को कंप्लीट करेंगे और चैप्टर नंबर 5 को स्टार्ट करेंगे विच इज़ रिलेटेड टू कॉस्ट एंड रेवेन्यूज एंड फर्म इक्विलिब्रियम। चैप्टर 3 के हमारे सिर्फ दो टॉपिक रहते हैं करने वाले, जो कि है कॉब-वेब थ्योरम। कॉब-वेब थ्योरम एग्रीकल्चर सेक्टर में एग्जिस्ट करता है। एग्रीकल्चर सेक्टर का प्रॉब्लम ये होता है कि इसमें डिसीजन मेकिंग और आउटपुट और प्राइस डिटर्मिनेशन के दरमियान काफी बड़ा टाइम लैग इन्वॉल्व होता है। इंडस्ट्री में या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ये चीज एग्जिस्ट नहीं करती। अगर हम इंडस्ट्री की बात करें तो हम अपने प्रोडक्शन के डिसीजन लेते हैं और उन डिसीजन का रिजल्ट आपको इमीडिएटली मिल जाता है कि मार्केट कंडीशन के मुताबिक आप अपनी प्रोडक्शन को कम या ज्यादा कर सकते हैं। लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर में सोइंग सीजन यानी कि बीज बोने और हार्वेस्ट सीजन यानी कि आउटपुट के आने के दरमियान टाइम लैग इन्वॉल्व होता है। काफी ज्यादा टाइम गैप इन्वॉल्व होता है, कम से कम 3 महीने 6 महीने या बाज़ औक़ात 1 साल तक का टाइम इन्वॉल्व होता है। आपके फार्मर्स सोइंग सीजन पे किसी क्रॉप को कल्टीवेट करने का डिसीजन लेते हैं मौजूदा प्राइसेस को देख के। जब सोइंग सीजन के स्टार्ट पे प्राइसेस हाई होंगी तो आपके किसान उस क्रॉप को ज्यादा कल्टीवेट करेंगे, उस क्रॉप को ज्यादा एरिया के ऊपर लगाएंगे। लेकिन जब फाइनली आउटपुट आएगा, हार्वेस्ट सीजन आएगा, तो उस वक्त प्राइस का डिसीजन मार्केट में आउटपुट को देख के होगा कि हार्वेस्ट सीजन पे क्रॉप का आउटपुट क्या था, क्या बम्पर क्रॉप हुई थी या क्रॉप कम हुई थी। अगर तो क्रॉप हार्वेस्ट सीजन पे जाके क्रॉप कम निकली है तो मार्केट में प्राइस हाई हो जाएगी, और अगर हार्वेस्ट सीजन पे बम्पर क्रॉप हासिल हुई है, आउटपुट बहुत ज्यादा आया है, तो मार्केट में प्राइस कम हो जाएगी। आपके एग्रीकल्चर सेक्टर में डिसीजन मेकिंग और उसका रिजल्ट आने के दरमियान टाइम लैग इन्वॉल्व हो जाएगा, और उस टाइम लैग के इन्वॉल्व होने की वजह से कॉब-वेब साइकिल जनरेट होगा। कॉब-वेब साइकिल किस तरह से जनरेट होगा उसे स्टडी करते हैं। इधर डिमांड और सप्लाई, इधर आपकी प्राइस। ये है आपका सप्लाई पर, ये है डिमांड पर। इक्विलिब्रियम है पॉइंट ई पे, यहां प्राइस है पीई और आपकी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है क्यूई। जितनी मार्केट में शेयर की डिमांड है उतनी ही मार्केट में उस शेयर की सप्लाई भी है। यहां पे मार्केट स्टेबल है, मार्केट में कोई इंस्टेबिलिटी नहीं है, इक्विलिब्रियम प्राइस डिसाइड हो चुकी है और लॉन्ग रन में यही प्राइस मार्केट में प्रिवेल करेगी, मार्केट में चलेगी। अब अगर किसी वजह से लोगों ने अपनी क्रॉप कल्टीवेट कर ली है, अगर किसी वजह से क्रॉप की सप्लाई में कमी आ गई, फॉर एग्जांपल बैड वेदर आ गया, टाइम पे बारिशें नहीं हुई यानी कि रेनी सीजन टाइम पे नहीं आया, वाटर सप्लाई की शॉर्टेज हो गई, क्रॉप्स को पानी नहीं मिल सका, हेलिंग हो गई यानी कि ओले बढ़ गए, जिस वजह से क्रॉप का कुछ पोर्शन डिस्ट्रॉय हो गया, उसका इफेक्ट क्या आएगा। अभी तक तो मार्केट स्टेबल है, लेकिन किसी वजह से सप्लाई कम हो गई, सप्लाई कम होके आ गई Q1। जब लेट्स से बैड वेदर की वजह से उस क्रॉप की सप्लाई कम हो गई, सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा है। जब क्रॉप की सप्लाई कम और डिमांड ज्यादा होगी, मार्केट में
इस शेयर की प्राइस हाई हो जाएगी, इस शेयर की प्राइस बढ़ जाएगी। अब बढ़ी हुई प्राइस को देख के आपके फार्मर्स सप्लाई बढ़ाना चाहेंगे, लेकिन सप्लाई बढ़ा नहीं सकेंगे क्योंकि क्रॉप का प्रोडक्शन साइकिल लॉन्ग होता है। जब तक नया सोइंग सीजन नहीं आएगा फार्मर्स मजीद कल्टीवेशन नहीं कर सकेंगे। सो यहां पे सप्लाई बढ़ाना पॉसिबल नहीं है, मार्केट में प्राइस हाई हो जाएगी विच इज T1। ये साल कंप्लीट हो गया, अगला साल आया। अब इस साल प्राइसेस हाई थी, जिन लोगों की क्रॉप बच गई थी उन्हें फायदा हो गया। ज्यादा प्राइस की वजह से जिन फार्मर्स के पास क्रॉप बच गई थी उन्हें फायदा हो गया। इन हाई प्राइसेस को देखते हुए जब अगला सोइंग सीजन आएगा तो फार्मर्स लालच में आके इस क्रॉप को ज्यादा कल्टीवेट करेंगे। जब ज्यादा कल्टीवेट करेंगे तो अगले साल सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी, सप्लाई डिमांड से एक्सीड कर जाएगी। सप्लाई ज्यादा हो गई, Q2 पे चली गई, लेकिन डिमांड कम है। डिमांड की कमी की वजह से, सप्लाई डिमांड के कम होने की वजह से और सप्लाई के ज्यादा होने की वजह से प्राइस इक्विलिब्रियम से नीचे चली जाएगी। प्राइस के इक्विलिब्रियम से नीचे जाने की वजह से जिन फार्मर्स ने ये क्रॉप कल्टीवेट की थी उन्हें नुकसान हो जाएगा, उन्हें उनके आउटपुट की कम प्राइस मिलेगी। ये साल भी खत्म हो गया। अब जिन फार्मर्स ने ये क्रॉप कल्टीवेट की थी उन्हें नुकसान हुआ है। अगला जब सोइंग सीजन आएगा तो इस नुकसान को ज़हन में रखते हुए फार्मर्स इस क्रॉप को कम एरिया के ऊपर कल्टीवेट करेंगे। जब फार्मर्स ने इस क्रॉप को कम एरिया के ऊपर कल्टीवेट किया, क्वांटिटी कम होकर रह गई Q3। इस शेयर की सप्लाई कम होकर आ गई Q3 पे। सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा है। सप्लाई के कम और डिमांड के ज्यादा होने की वजह से प्राइस इक्विलिब्रियम प्राइस से ऊपर चली जाएगी विच इज P3। ये साल भी खत्म हो गया। अगला साल आएगा, क्योंकि प्राइसेस हाई थी, फार्मर इस क्रॉप को ज्यादा एरिया पे कल्टीवेट करेंगे, सप्लाई फिर ज्यादा Q4। डिमांड कम है तो प्राइस फिर से कम T4 पे आ गई और ये सिलसिला चलता जाएगा। एक हार्वेस्ट सीजन में एक सोइंग सीजन में फार्मर उस क्रॉप को कम एरिया पे कल्टीवेट करेंगे, उस वजह से हार्वेस्ट सीजन पे आके प्राइसेस हाई हो जाएंगी, फार्मर्स को फायदा होगा। अगले साल हाई प्राइसेस की वजह से फार्मर उस क्रॉप को ज्यादा एरिया में कल्टीवेट करेंगे, सप्लाई के बढ़ने की वजह से प्राइस कम हो जाएगी, उन्हें नुकसान हो जाएगा। नुकसान को देख के अगले सोइंग सीजन में फार्मर उसे कम कल्टीवेट करेंगे, प्राइस हाई होगी और ज्यादा सोइंग करने वालों को फायदा हो जाएगा। ये सिलसिला चलता जाएगा। इसी सिलसिले को हम बोलते हैं कॉबवेब साइकिल। इसे कॉबवेब क्यों कहते हैं? ये देखने में मकड़ी के जाले की तरह है, ये मकड़ी के जाले की तरह है, इसलिए इसे कहते हैं कॉबवेब। और साइकिल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये रिपीट हो रहा है। एक सीजन में सप्लाई ज्यादा प्राइस कम, दूसरे सीजन में सप्लाई कम प्राइस ज्यादा, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड कॉबवेब साइकिल। और इसमें देखें आहिस्ता आहिस्ता क्वांटिटी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी के करीब जा रही है, क्वांटिटी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी के पास जा रही है। मार्केट आहिस्ता आहिस्ता ओरिजिनल इक्विलिब्रियम के करीब हो रही है, इसलिए इसे हम कहते हैं कन्वर्जेंट केस। ऐसा केस जिसमें मार्केट प्राइस इक्विलिब्रियम प्राइस के करीब जा रही है, जिसमें सप्लाई इक्विलिब्रियम सप्लाई के करीब जा रही है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड कन्वर्जेंट केस। इट इज कॉल्ड कन्वर्जेंट केस। हर दफा ऐसे नहीं होता, लाजमी नहीं कि प्राइस हर दफा कन्वर्ज ही होगी। बाज़ औक़ात मार्केट कंडीशंस ऐसी होती हैं कि प्राइस और क्वांटिटी कन्वर्ज होने की बजाय उल्टा डाइवर्ज होना शुरू हो जाती है, विच इज कॉल्ड डाइवर्जेंट केस।
डाइवर्जेंट केस में क्या होगा? डाइवर्जेंट केस आमतौर पे कब बनता है? जब सप्लाई हाईली इलास्टिक हो, जबकि डिमांड इनइलास्टिक है। ये आ गई इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, ये इक्विलिब्रियम प्राइस, ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। अगर यहां पे भी किसी वजह से सप्लाई कम हो गई, Q1 पे आ गई, होगा क्या? प्राइस बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाएगी, P1 पे आ गई। इस प्राइस के बहुत ज्यादा इंक्रीज की वजह से अगले साल आपके फार्मर्स इस क्रॉप को बहुत ज्यादा एरिया पे कल्टीवेट करेंगे। सप्लाई बहुत ज्यादा इंक्रीज होके Q2 पे चली जाएगी। अब सप्लाई में क्योंकि बहुत ज्यादा इंक्रीज आया है तो आपकी प्राइस बहुत ज्यादा कम हो जाएगी, P2 पे आ जाएगी। अब प्राइस बहुत कम हो गई है, जिन फार्मर्स ने इस क्रॉप को कल्टीवेट किया था उन्हें हैवी लॉस सफर करना पड़ेगा। उस हैवी लॉस की वजह से अगले साल वो बहुत कम एरिया पे कल्टीवेट करेंगे इस क्रॉप को और क्वांटिटी हो जाएगी Q3। इसका इफेक्ट क्या आएगा? प्राइस बहुत ज्यादा हाई हो जाएगी। उससे नेक्स्ट ईयर मजीद सप्लाई बढ़ेगी क्योंकि प्राइस बहुत ज्यादा हाई थी, लोग बहुत ज्यादा एरिया पे कल्टीवेट करेंगे तो सप्लाई बहुत ज्यादा आएगी। इफेक्ट क्या आ रहा है? अगर हम डायग्राम को देखें तो आपकी जो प्राइसेस हैं और जो क्वांटिटी है वो इक्विलिब्रियम के करीब नहीं हो रही बल्कि इक्विलिब्रियम से दूर जा रही है। इस तरह के केस को हम कहते हैं डाइवर्जेंट केस, जहां प्राइस इक्विलिब्रियम प्राइस की तरफ मूव नहीं कर रही बल्कि इक्विलिब्रियम प्राइस से दूर जा रही है। दैट केस इज कॉल्ड डाइवर्जेंट केस। और यहां क्वांटिटी भी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी की तरफ नहीं जाएगी बल्कि इक्विलिब्रियम क्वांटिटी से दूर मूव करेगी। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डाइवर्जेंट केस। प्राइस और क्वांटिटी मार्केट में डाइवर्ज कर रही है, ये कन्वर्ज नहीं कर रही। दैट इज कॉल्ड डाइवर्जेंट केस। ये दोनों केसेस डिफरेंट इकोनॉमीज के अंदर प्रिवेल करते हैं। अब डाइवर्जेंट केस रुकेगा कहां जाके? डाइवर्जेंट केस खत्म कैसे होगा? इसके लिए फिर आपकी गवर्नमेंट को इन्वॉल्व होना पड़ता है। जिस साल बम्पर क्रॉप आती है उस साल गवर्नमेंट एक्सेस आउटपुट को परचेज कर लेती है। जब गवर्नमेंट एक्सेस आउटपुट को परचेज कर लेगी तो मार्केट में इक्विलिब्रियम प्राइस मेंटेन हो जाएगी और आपका कॉवेब साइकिल रुक जाएगा। और जबकि अगर हम कन्वर्जेंट केस की बात करें, क्योंकि प्राइस ऑलरेडी कन्वर्ज हो रही है, ऑलरेडी इक्विलिब्रियम की तरफ मूव कर रही है, तो यहां गवर्नमेंट को दखल देने की जरूरत ही नहीं है, ये मार्केट अपने आप स्टेबल हो जाएगी। दीज आर द टू केसेस ऑफ कॉवेब साइकिल। यहां तक हमारा चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 5। लेट्स स्टार्ट। The expenses incurred by a firm or producer to produce output, वो तमाम एक्सपेंसेस जो आपका प्रोड्यूसर करता है इस वजह से कि आउटपुट प्रोड्यूस किया जा सके, these expenses are called costs। लागत, अखराजात, वो तमाम एक्सपेंसेस जो प्रोड्यूसर इस वजह से बियर करता है कि प्रोडक्शन की जा सके, these expenses are called costs। अब कॉस्ट की दो काइंड्स हैं, एक है फिक्स्ड कॉस्ट
और दूसरी है वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट क्या है? द कॉस्ट that remain same at each output level and incur even at zero। ऐसी कॉस्ट जो सेम रहती है, आउटपुट ज्यादा प्रोड्यूस करें या कम प्रोड्यूस करें, ये कॉस्ट सेम रहेगी, इनके अंदर कोई चेंज नहीं आएगा। These costs are called fixed costs। इनकी एग्जांपल क्या है? फॉर एग्जांपल रेंट ऑफ द प्रीमिसेस, सैलरीज ऑफ परमानेंट स्टाफ, इंश्योरेंस, सिक्योरिटी, ये सारी की सारी कॉस्ट आपकी फिक्स कॉस्ट है। फॉर एग्जांपल एक पिज्जा सेलर है या पिज्जा प्रोड्यूसर है, उसने शॉप रेंट पे ले रखी है, कुछ स्टाफ हायर कर रखा है, वो चाहे एक पिज्जा बनाए, वो 100 पिज्जे बनाए, 1000 पिज्जे बनाए या पिज्जा बिल्कुल ना बनाए, दुकान बंद रखे, उसे रेंट हर सूरत देना पड़ेगा। इसी तरह जो परमानेंट स्टाफ उसने हायर कर रखा है, उस स्टाफ को सैलरीज भी देनी पड़ेगी। जो दुकान के अंदर सामान पड़ा है उसकी इंश्योरेंस भी करानी पड़ेगी, और जो सिक्योरिटी गार्ड वगैरह हायर किए हैं उनको भी पे करना पड़ेगा। These costs are called fixed costs। What are variable costs? The costs that change directly with output level। ऐसी कॉस्ट जो आउटपुट के साथ डायरेक्टली रिलेटेड है, आउटपुट के साथ डायरेक्टली लिंक्ड हैं, these costs are called variable costs। आप आउटपुट कम प्रोड्यूस करेंगे, ये कॉस्ट भी कम पड़ेगी। आप आउटपुट ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे, ये कॉस्ट भी ज्यादा हो जाएगी। these costs are called variable cost। for example raw materials, wages, transport, electricity, fuel, courier, etc। रॉ मटेरियल उन चीजों को कहते हैं जिनको मिला के कोई शय प्रोड्यूस की जाती है, these are called raw materials। जिस तरह हमने पहले एग्जांपल ली एक पिज्जा शॉप की, तो फ्लोर, चीज, चिकन और वेजिटेबल्स ये रॉ मटेरियल हैं। कम पिज्जे प्रोड्यूस करेंगे तो रॉ मटेरियल कम चाहिए होगा, ज्यादा पिज्जा प्रोड्यूस करेंगे तो आपको रॉ मटेरियल ज्यादा चाहिए होगा। इसी तरह जो डेली वेजेस स्टाफ है, अगर रेस्टोरेंट के पास ऑर्डर ज्यादा आ रहे हैं वो ज्यादा लेबर हायर कर लेगा, और अगर ऑर्डर कम आ रहे हैं वो कम लेबर हायर करेगा। तो वेजेस का एक्सपेंस वेरिएबल है, चेंज होने वाला है। इसी तरह कम पिज्जे प्रोड्यूस करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी कम आएगा, ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी ज्यादा आएगा। सेम इज द केस विद फ्यूलिंग, कोरियर, एटसेट्रा। तो ये वो कॉस्ट हैं जो आउटपुट के साथ डायरेक्टली रिलेट करती हैं, जो आउटपुट के चेंज होने के साथ साथ चेंज होती रहती हैं। दीज कॉस्ट्स आर कॉल्ड वेरिएबल कॉस्ट। अब हम एक टेबल बना के देखते हैं कि कॉस्ट का बिहेवियर कैसा होता है। डिफरेंट टाइप की जो कॉस्ट हैं उनका बिहेवियर कैसा होगा। पहले यहां ले लेते हैं आउटपुट, इधर ले लेते हैं फिक्स कॉस्ट, यहां ले लेते हैं वेरिएबल कॉस्ट, यहां ले लेते हैं टोटल कॉस्ट। बेसिकली आप फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को ऐड कर लें तो आपके पास बन जाएगी बिजनेस की टोटल कॉस्ट, कि बिजनेस का कुल खर्चा कितना है। उसमें एक खर्चा है फिक्स, दैट इज फिक्स कॉस्ट, दूसरा है वेरिएबल जो आउटपुट के साथ साथ चेंज होने वाला है। इन दोनों को ऐड कर लें तो आपके पास बन जाएगी टोटल कॉस्ट। सो बेसिकली कॉलम 2 और 3 को ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी। पांचवा कॉलम बनेगा
कि पर यूनिट फिक्स कॉस्ट कितनी पड़ रही है। बेसिकली हम लोगों ने क्यूएम में पढ़ा था, आप किसी भी चीज की एवरेज निकालनी हो तो टोटल को क्वांटिटी पे डिवाइड करें, आपके पास एवरेज आ जाएगी। तो एवरेज फिक्स कॉस्ट निकालने के लिए करेंगे क्या, फिक्स कॉस्ट को आउटपुट पे डिवाइड करते जाएंगे। देन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट को आउटपुट पे डिवाइड करते जाएं, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी। देन कम्स एवरेज कॉस्ट, एवरेज फिक्स कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को ऐड कर लें तो हमारे पास एवरेज कॉस्ट आ जाएगी। एवरेज कॉस्ट को बात एवरेज टोटल कॉस्ट भी कहा जाता है, एटीसी। एंड द लास्ट वन मार्जिनल कॉस्ट। आउटपुट को शो करेंगे Q से, यानी कि क्वांटिटी। फिक्स कॉस्ट को शो करेंगे FC, वेरिएबल कॉस्ट VC, टोटल कॉस्ट इज TC, दैट इज FC प्लस VC। एवरेज फिक्स कॉस्ट AFC, फिक्स कॉस्ट को क्वांटिटी पे डिवाइड करते जाएं, एवरेज फिक्स कॉस्ट आ जाएगी। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट को आउटपुट में डिवाइड करते जाए। एवरेज कॉस्ट ये सम होगी एवरेज फिक्स कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का, और मार्जिनल कॉस्ट दैट इज MC ये होती है चेंज इन टोटल कॉस्ट ओवर चेंज इन आउटपुट। मार्जिनल कॉस्ट को अभी जरा डिटेल में देखते हैं। पहले हम अपना आउटपुट या अपना टेबल डिसाइड कर लें कि हमने टेबल किस तरह से बनाना है। जब आउटपुट 0 है, फिक्स कॉस्ट मैं अज्यूम कर रहा हूं 40 है, क्योंकि फिक्स कॉस्ट की हमने बात की थी कि ये सेम रहेगी, आउटपुट के चेंज होने के साथ चेंज नहीं होगी। आउटपुट कम हो या ज्यादा हो, ये कॉस्ट सेम रहेगी। सो 0 आउटपुट के ऊपर फिक्स कॉस्ट है 40। आउटपुट चेंज किया, 1 यूनिट पे लेके गए, फिक्स कॉस्ट क्योंकि फिक्स है फिर भी 40। आउटपुट को 2 किया बढ़ा के, फिक्स कॉस्ट फिर भी 40, 3 पे भी 40, 4 पे भी 40, 5 पे भी 40, 6 पे भी 40, 7 पे भी 40 और 8 पे भी 40। आउटपुट बढ़ता जा रहा है लेकिन फिक्स कॉस्ट अपनी जगह पे कांस्टेंट है, सेम है, क्योंकि फिक्स कॉस्ट की हमने डेफिनेशन ही ये देखी है कि ऐसी कॉस्ट जो आउटपुट के साथ साथ चेंज नहीं होगी। वेरिएबल कॉस्ट, जब आउटपुट 0, वेरिएबल कॉस्ट भी 0। आउटपुट बढ़ा के 1 किया, लेट्स से वेरिएबल कॉस्ट हो गई 50। आउटपुट बढ़ा के 2 किया, वेरिएबल कॉस्ट 90। 3 किया तो वेरिएबल कॉस्ट 120। आउटपुट 4 किया, वेरिएबल कॉस्ट 140। आउटपुट 5 किया, वेरिएबल कॉस्ट 170। आउटपुट 6 किया, वेरिएबल कॉस्ट 210। आउटपुट 7 किया, वेरिएबल कॉस्ट 260 और आउटपुट 8 किया, वेरिएबल कॉस्ट 320। ये ऐसी कॉस्ट है जो आउटपुट के साथ साथ बढ़ती जा रही है। आउटपुट के चेंज होने के साथ ये भी चेंज हो रही है। अब इस कॉस्ट के अंदर चेंज सेम नहीं आ रहा। पहले यूनिट पे वेरिएबल कॉस्ट है 50, तो 2 यूनिट पे इसे 100 हो जाना चाहिए, लेकिन ये तो 90 हो रही है। इसी तरह 3 यूनिट पे इसे 150 हो जाना चाहिए, ये 120 हो रही है। 4 यूनिट पे इसे 200 होना चाहिए, ये 140 हो रही है। इंक्रीज आ तो रहा है लेकिन डिक्रीजिंग रेट पे। इसकी वजह क्या है? बेसिकली जब कोई बिजनेस अपना आउटपुट इंक्रीज करना शुरू करता है, उसे कई तरह के फायदे मिलना शुरू हो जाते हैं। उन फायदों को हम कहते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इस टॉपिक को इंशाल्लाह हम अलग से स्टडी करेंगे कि इकोनॉमीज क्या होती हैं। फॉर एग्जांपल, जब बिजनेस, हमने पिज्जा की एग्जांपल ली थी, पिज्जा शॉप की, जब बिजनेस अपने ज्यादा पिज्जे प्रोड्यूस करेगा
उसे व्हीट फ्लोर सस्ता मिल जाएगा। क्यों? जब वो व्हीट फ्लोर ज्यादा खरीदेगा वो अपने सप्लायर से डिस्काउंट मांगेगा, उसे चीज सस्ता मिल जाएगा, उसे वेजिटेबल सस्ती मिल जाएगी, उसे चिकन सस्ता मिल जाएगा। सो रॉ मटेरियल्स के अंदर उसे इकोनॉमीज मिलना शुरू हो जाएगी, फायदा मिलना शुरू हो जाएगा। इसी तरह वो ऑटोमेशन का सहारा ले सकता है कि लेबर की जगह मशीनें ज्यादा लगा ले। जब मशीनें ज्यादा लगाएगा तो लेबर कॉस्ट कम हो जाएगी। इन कॉस्ट के कम होने की वजह से वेरिएबल कॉस्ट बढ़ तो रही है लेकिन डिक्रीजिंग रेट, इन्हें कहते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल। लेकिन ये इकोनॉमीज लामहदूद नहीं होती कि आप आउटपुट बढ़ाते जाएं तो आपकी वेरिएबल कॉस्ट हर सूरत कम ही होगी। ये एक हद तक कम होती है। अगर आप आउटपुट को एक हद से ज्यादा बढ़ाएंगे तो उल्टा इकोनॉमीज की जगह डिस इकोनॉमीज शुरू हो जाएगी। डिस इकोनॉमीज क्या है कि आउटपुट बढ़ने से अब आपकी वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीजिंग रेट पे बढ़ेगी। जब सेलर या प्रोड्यूसर बहुत ज्यादा फ्लोर परचेज करेगा तो फ्लोर की डिमांड राइज करेगी। डिमांड के राइज करने से फ्लोर महंगा हो जाएगा। वो चिकन बहुत ज्यादा परचेज करेगा, चिकन की प्राइस बढ़ जाएगी। चीज ज्यादा परचेज करेगा, चीज की प्राइस बढ़ना शुरू हो जाएगी। सो एक लिमिट के बाद अगर आप आउटपुट को फर्दर इंक्रीज करते हैं तो इकोनॉमीज की जगह डिस इकोनॉमीज शुरू हो जाएंगी। वेरिएबल कॉस्ट डिक्रीजिंग रेट की बजाय इंक्रीजिंग रेट पे बढ़ना शुरू हो जाएगी। सो यूनिट 4 के बाद उसके बाद आउटपुट बढ़ा रहे हैं तो कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीजिंग रेट पे बढ़ रही है। बेसिकली यही वो कॉलम है जिसे आपने सोच के बनाना है। अब आते हैं फोर्थ कॉलम पे, टोटल कॉस्ट। बेसिकली इन दोनों को ऐड कर लें तो आपके पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी। 40 प्लस 0 दैट्स 40, 1 पे 90, 130, 160, 180, 210, 250, 300, 360। आपकी टोटल कॉस्ट इंक्रीज होती जा रही है। फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को ऐड करते जाएं, आपके पास टोटल कॉस्ट आती जाएगी। देन कम्स एवरेज फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट को क्वांटिटी पे डिवाइड करें, पहला ब्लैंक अनडिफाइंड है क्योंकि जब 0 से डिवाइड करेंगे आंसर इंफिनिटी आएगा और इंफिनिटी हमेशा अनडिफाइंड होती है। 40 को 1 पे डिवाइड किया 40, 40 को 2 पे डिवाइड किया 20, 40 को 3 पे डिवाइड किया 13.3, 40 को 4 पे डिवाइड किया 10, 40 को 5 पे डिवाइड किया 8, 40 को 6 पे डिवाइड किया 6.7, 40 को 7 पे डिवाइड किया 5.8, 40 को 8 पे डिवाइड किया 5। एवरेज फिक्स कॉस्ट लगातार कम होती जाएगी। वजह क्या है? न्यूमरेटर सेम है, डिनोमिनेटर बढ़ता जा रहा है। सो एवरेज फिक्स कॉस्ट इज ऑलवेज डिक्रीजिंग। देन कम्स एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। फर्स्ट वन इज अनडिफाइंड ब्लैंक। 50 को 1 पे डिवाइड किया 50, 90 को 2 पे डिवाइड किया 45, 120 को 3 पे डिवाइड किया 40, 140 को 4 पे डिवाइड किया 35, 170 को 5 पे डिवाइड किया 34, 210 को 6 पे डिवाइड किया 35, 260 को 7 पे डिवाइड किया 37 और 320 को 8 पे डिवाइड किया दैट्स 40। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट पहले डिक्रीज कर रही है, बाद में इंक्रीज कर रही है। देन एवरेज कॉस्ट पहली अनडिफाइंड 50 प्लस 40 दैट्स 90, देन 42 प्लस 45 प्लस 20 65, देन 53.3 45, 42, 41.7, 42.8 and 45। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट
पहले डिक्रीजिंग ट्रेंड पे है, बाद में इंक्रीजिंग ट्रेंड पे। मार्जिनल कॉस्ट ये क्या चीज है? इकोनॉमिक्स में मार्जिनल का लफ्ज हमेशा चेंज के लिए इस्तेमाल होता है, चेंज इन टोटल कॉस्ट ओवर चेंज इन क्वांटिटी। बेसिकली जब आउटपुट चेंज करेंगे तो टोटल कॉस्ट में तब्दीली आएगी। वो तब्दीली बेसिकली कितनी है? हम एक यूनिट प्रोड्यूस कर रहे थे, टोटल कॉस्ट थी 90, पहला यूनिट आपको 90 का कॉस्ट कर रहा है। जब आपने दूसरा यूनिट प्रोड्यूस किया, टोटल कॉस्ट हो गई 130। अब दो यूनिटों की कॉस्ट है 130, इन दो में से पहला तो 90 का है, तो फिर दूसरा यूनिट कितने का हुआ? जो तब्दीली आई है वो दूसरे यूनिट की वजह से आई है, उसी को हम कहेंगे मार्जिनल कॉस्ट। तो 130 माइनस 90 दैट्स 40, और डिवाइड करेंगे चेंज इन आउटपुट पे, 2 माइनस 1 दैट्स 1। तो 130 माइनस 90 40, डिवाइड बाय 2 माइनस 1 1, 40 बाय 1 दैट्स 40। अब दो यूनिटों की कॉस्ट है 130, तीसरा यूनिट प्रोड्यूस किया तो आंसर है 160, टोटल कॉस्ट है 160। इस 160 में से 130 तो है पहले दो यूनिटों की कॉस्ट, तो फिर तीसरा यूनिट कितने का कॉस्ट किया आपको? 30 का। दैट्स व्हाई तीसरे यूनिट की मार्जिनल कॉस्ट है 30। सो फर्स्ट वन इज अनडिफाइंड। अब चेंज इन टोटल कॉस्ट ओवर चेंज इन आउटपुट। टोटल कॉस्ट में चेंज है 50 का, आउटपुट में चेंज है 1 का, 50 बाय 1 दैट्स 50। उसके बाद चेंज इन टोटल कॉस्ट ओवर चेंज इन आउटपुट, 40 बाय 1 दैट्स 40। फिर चेंज इन टोटल कॉस्ट ओवर चेंज इन आउटपुट, 30 ओवर 1। देन चेंज इन टोटल कॉस्ट इज 20 over change in output 1. Then change in total cost is 30, change in output 1, 30, 40, 50 and 60. So marginal cost शुरू में डिक्रीज कर रही है, उसके बाद ये इंक्रीज कर रही है। ये है बेसिकली आपकी शॉर्ट रन कॉस्ट, इन्हें हम कहते हैं शॉर्ट रन कॉस्ट। ऐसी कॉस्ट जो शॉर्ट टर्म के अंदर बिजनेस को बियर करनी पड़ेगी, दीज आर कॉल्ड शॉर्ट टर्म कॉस्ट। अब हम इनके कर्व ड्रॉ करते हैं, तो इनके कर्व्स हम इस तरह ड्रॉ करेंगे कि टोटल कॉस्ट के जो कर्व्स हैं उन्हें एक जगह ड्रॉ करेंगे, और जो एवरेज और मार्जिनल के कर्व्स हैं उन्हें हम एक जगह ड्रॉ करेंगे। सो पहले हम टोटल कॉस्ट के कर्व्स ड्रॉ कर लेते हैं। इधर आ गया आउटपुट, इधर आ गई फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट। यूनिट 1 2 3 4 5 6 7 8। कॉस्ट 40, 80, 120, 160, 200, 240, 280, 320, 360। स्केल आप जितना लेना चाहें आपकी मर्जी है, अपनी मर्जी का कोई सा स्केल आप ले सकते हैं। आप चाहे 20 का स्केल ले लें, या आप चाहें तो 40 या 80 का स्केल ले लें, वो आप लोगों की अपनी मर्जी पे है। अब पहले ड्रॉ करते हैं फिक्स कॉस्ट। 0 पे फिक्स कॉस्ट है 40, 1 पे फिक्स कॉस्ट है 40, 2 पे फिक्स कॉस्ट है 40, 3 पे फिक्स कॉस्ट है 40, 4 पे फिक्स कॉस्ट 40। सो फिक्स कॉस्ट सेम है, सो फिक्स कॉस्ट का ग्राफ बनेगा स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। एक ऐसी स्ट्रेट लाइन बनेगी जो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी, जो कि ये शो करती है कि आउटपुट बढ़ रहा है लेकिन फिक्स कॉस्ट में कोई तब्दीली नहीं आ रही। देन कम्स वेरिएबल कॉस्ट।
0 आउटपुट पे वेरिएबल कॉस्ट 0, 1 आउटपुट पे वेरिएबल कॉस्ट 50, 2 आउटपुट पे वेरिएबल कॉस्ट 90, 3 आउटपुट पे वेरिएबल कॉस्ट 120, 4 आउटपुट पे वेरिएबल कॉस्ट 140, 5 पे 170, 6 पे 210, 7 पे 260 और 8 पे 320। ये आपका बनेगा वेरिएबल कॉस्ट। शुरू में इस तरह से और बाद में इस तरह से। शुरू में ये कर्व है तो अपवर्ड स्लोपिंग, लेकिन इसकी स्लोप कम हो रही है, जो कि ये शो करती है कि वेरिएबल कॉस्ट बढ़ तो रही है लेकिन डिक्रीजिंग रेट। बाद में फिर भी ये अपवर्ड स्लोपिंग रहेगा, लेकिन इसमें चेंज सडन आ रहा है, इसका मतलब है वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीजिंग रेट पे बढ़ रही है। तो ये बन गई आपकी वेरिएबल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट 0 आउटपुट पे है 40, 1 पे है 90, 2 पे है 130 एंड सो ऑन। टोटल कॉस्ट का कर्व स्टार्ट होगा फिक्स कॉस्ट से और बाद में ये वेरिएबल कॉस्ट के पैरेलल चलेगा, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट के दरमियान फर्क किसका है? सिर्फ फिक्स कॉस्ट का। वेरिएबल कॉस्ट और टोटल कॉस्ट में सिर्फ फिक्स कॉस्ट का गैप आएगा विच इज 40। सो वेरिएबल कॉस्ट और टोटल कॉस्ट इन दोनों के कर्व्स पैरेलल चलेंगे। ये है आपके टोटल कॉस्ट के कर्व्स। अब हम ड्रॉ करते हैं एवरेज और मार्जिनल के कर्व्स। इधर आउटपुट, इधर एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 65। सबसे पहले एवरेज फिक्स कॉस्ट, इधर ले लेंगे आउटपुट, अब 0 पे तो एवरेज फिक्स कॉस्ट अनडिफाइंड है, 1 यूनिट पे फिक्स कॉस्ट है 40, 2 पे है 20, 3 पे है 13.3, 4 पे है 10, 5 पे है 8, 6 पे है 6.7 एंड सो ऑन। एवरेज फिक्स कॉस्ट का कर्व शार्पली नीचे आएगा और बाद में नियरली पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाएगा, क्योंकि शुरू में न्यूमरेटर का चेंज 0 है, डिनोमिनेटर स्पीड पे ग्रो कर रहा है, 1 से बढ़ के 2 डबल, 2 से बढ़ के 3 50% ज्यादा, 3 से बढ़ के 4 33% ज्यादा एंड सो ऑन। सो शुरू में एवरेज फिक्स कॉस्ट का कर्व शार्पली नीचे आएगा, लेकिन बाद में ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाएगा। चेंज तो आएगा लेकिन बहुत मामूली सा। सो जैसे जैसे आउटपुट बढ़ता जाएगा आपके एवरेज फिक्स कॉस्ट कम होती जाएगी। देन कम्स एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। 1 पे है 50, 2 पे है 45, 3 पे है 40, 4 पे है 35, then 34, 35। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का कर्व स्लोली नीचे जाएगा और फिर ये स्लोली ऊपर को उठेगा, जो कि ये शो करता है कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के अंदर जो चेंज है वो ग्रेजुअली आएगा, स्लोली आएगा। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के अंदर जो चेंज है वो ग्रेजुअल होगा, स्लोली होगा। देन कम्स टोटल कॉस्ट या एवरेज कॉस्ट। 1 पे है 90, then 65, then 53.3,
then 45, then 42, 41.7, 42 and so on. एवरेज कॉस्ट का कर्व शार्पली नीचे आएगा और उतना और फिर नियरली पैरेलल टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगा। इसका कर्व शार्पली नीचे आएगा लेकिन फिर पैरेलल टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगा। एंड द लास्ट वन मार्जिनल कॉस्ट, फर्स्ट पे 50, सेकंड पे 40, थर्ड पे 30, फोर्थ पे 20। स्ट्रेट लाइन शार्पली नीचे आ रही है। उसके बाद 5 पे 30, 6 पे 40, 7 पे 50, 8 पे 60। जितना शार्पली ये नीचे आएगा उतना ही शार्पली ये ऊपर चला जाएगा। दैट इज कॉल्ड मार्जिनल कॉस्ट। तो ये आपके 7 शॉर्ट टर्म कॉस्ट कर्व्स हैं। फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट की अगर हम डेफिनेशन देखें तो चेंज इन टोटल कॉस्ट ड्यू टू अ यूनिट चेंज इन आउटपुट। के आउटपुट के अंदर एक यूनिट चेंज से, एक सिंगल चेंज से टोटल कॉस्ट में कितनी तब्दीली आएगी, दैट इज कॉल्ड मार्जिनल कॉस्ट। मतलब एक किसी खास यूनिट की कॉस्ट क्या है, दैट इज कॉल्ड मार्जिनल कॉस्ट। तो ये हमारे शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व्स हैं। इन्हीं की मदद से इंशाल्लाह हम लोग अपने लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व्स डिराइव करेंगे। वो इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में होगा। अल्लाह हाफिज़।